L1 इसको बोल देता हूं T, L2 हम बोल देते हैं इसको किससे, बस से। ओके, यहां से जा रहे हैं P, नहीं L ही आएगा ना, सब में L अपना कॉमन होगा, L अपना कॉमन होगा। ओके, L अपना कॉमन होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन में भी RRR ही कर देना, वही ठीक रहेगा नोटेशन, अगर ऐसा लिख रहे हो तो। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? इसकी प्रोबेबिलिटी है 0 पॉइंट, कहाँ गया, 0.2, इसकी 0.7, इसकी 0.2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा कि ये भाई साहब लेट पहुंचेंगे। ओके, 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.7 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.2। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट आपकी आएगी 0.45। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये टाइम पे पहुंचेंगे क्या होगा, मतलब लेट नहीं गए, तो ये कितना आएगा, 0.55। ओके, समझ में आया सबको? सबको वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबको समझ में आया? ये डायग्राम से क्लियर हो गया सबको? ओके, डायग्राम से क्लियर हो गया सबको? एक बार मुझे बता दीजिए, डायग्राम से आप लोगों को सब क्लियर हो गया? एक बार मुझे बता दो सब क्लियर हो गया? एक बार मुझे बता दो सब क्लियर हो गया? एक बार मुझे बता दीजिए कृपया करके। एक बार मुझे बता दीजिए क्लियर हो गया? अभी लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का, फिर हम कल से स्टेट्स पढ़ेंगे ना। बस ये लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में आपको थ्योरी समझाता हूं। ओके, और फिर उसके बाद ये एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम समझते हैं दूसरी चीज। ओके, एक एग्जाम्पल हम करते हैं, फिर हम दूसरी बेस थ्योरम, बस बेस थ्योरम करते हैं। और बेस थ्योरम से आप सेम एग्जाम्पल बेस थ्योरम से भी कर सकते हो, है ना, सेम ही एग्जाम्पल। ओके, वो मैं उसमें थोड़ा एक और एग्जांपल करूंगा आपको। जब भी बेस थ्योरम में भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसा ही प्रोसीजर अप्लाई करना है, ऐसा ही प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ? ओके ओके, चलिए चलो। ओके, सबको क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना? तो भाई देखो, प्रोबेबिलिटी में कोई डर तो नहीं गया है ना? अरे कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तुमको आ गया तरीका तो हो जाएगा, इतना कोई डरने की बात नहीं है। ओके, क्लियर? ओके सबको? चलो यहां पे देखो, यहां पे देखिए, कुछ नहीं, बस 10 मिनट और चलेगा, है ना, 10 मिनट और चलेगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट और चलेगा, इसलिए बैठे रहो, क्योंकि लास्ट टॉपिक खत्म करवा देता हूं, कल से स्टेट्स अपने स्टार्ट करेंगे। ओके, कल मतलब कुछ नहीं, बस 10 मिनट और आपको बस ये समझ में आ जाएगा, है ना, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, वो क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। हमने अभी क्या पढ़ा, वही सेम, हमने सेम अभी यही पढ़ा, यही यही स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, इसी का यूज करेंगे। ओके, इसी का यूज करेंगे। ये मेरा इवेंट E1, E2, E1, E2, E3, और बीच में कोई बोल देते हैं अपन इवेंट E के। ओके, E के, और लास्ट में कौन सा, nth इवेंट। ओके, nth इवेंट। क्लियर? तो यहां से हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम ऐसा लिखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से एक इवेंट डिफाइन किए थे E, तो E को हम कैसे लिखे थे, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n E के। ओके, E के ओके, यहां से देखते हैं E क्या लिखा था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ER एंड इंटरसेक्शन E, और इसको हमने ऐसा भी लिखा था, R इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैसे लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER गिवन ER, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय ER। ओके, ऐसा भी हमने लिखा था, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए चलिए, ओके ओके, और जिसको रहने देना है वो जा सकता है ना, किसी को पकड़ के नहीं बिठाया है। ओके, तुम लोग अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकते तो फिर चले जाओ भाई, फिर तुम रिकॉर्डेड ही देख लेना। ओके चलो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अभी देखो यहां से देखो बेस थ्योरम में देखो होता क्या है, ओके। अभी देखो बेस थ्योरम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। बेस थ्योरम में हमें क्या फाइंड करना होता है, इसको इसलिए बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या होता है, हम बोलते हैं कि इवेंट ई हो चुका है, ओके। इवेंट ई, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या फाइंड कर रहे थे? इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इवेंट ई हो चुका है, इवेंट ई हो चुका है, बताओ कि, अभी यहां पे देखो इवेंट ई हो चुका है, बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवेंट ई ई2 से हुआ होगा। ये बात आ रही समझ में? इवेंट ई के होने के बहुत सारे रास्ते हैं, ई1 और ई2 ई3 अप टू ईएन। बेस थ्योरम में या इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसलिए इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमें ये फाइंड करना है, ध्यान से सुनो, अभी हमें ये फाइंड करना है कि अभी इवेंट ई हो चुका है, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवेंट ई किसी पर्टिकुलर एक रास्ते से हुआ होगा, ओके। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था, वहां पे बस से भी आ रहा था, ट्रेन से भी आ रहा था, ऑटो से भी आ रहा था। अभी लेटर से इवेंट ई हो गया, इवेंट ई हो गया, वो लेट चला गया, ओके। इवेंट ई है, वो लेट पहुंचा ऑफिस, लेट पहुंचा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.45। तो मैं पूछूंगा कि इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.45। अभी मुझे बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लेट पहुंचा है और वहां से आया है, बस से आया है। ये बात आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? इवेंट ई अभी हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इवेंट इस रास्ते से हुआ होगा। ये बंदा ऑफिस लेट पहुंच चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बस से आया होगा। ये बात आ रही समझ में? ये बंदा ऑफिस लेट पहुंच चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, ओके। अभी ऐसा समझो, ये बंदा ऑफिस पहुंच चुका है लेट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बस से आया होगा। ये समझ में आई? बस यही बेस थ्योरम में हम फाइंड करते हैं, ओके। क्लियर इतनी बात? ओके। तो हमें ये फाइंड करना है इन शॉर्ट कि इवेंट, लेटर से मैं मान लेता हूं कोई भी जनरल इवेंट ई के की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट ई हो चुका है, ओके। इवेंट ई हो चुका है, जैसे कि हमने बोला इवेंट ई हम लेट ऑफिस पहुंच चुके हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम बस से आए होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है हम बस से आए होंगे। ये बात आई समझ में? अभी इसको लिखना देखो, मैं यहां पे तुमको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, देखो फिर मैं समझाऊंगा। अभी ये फॉर्मूला ऐसे ही मैं तुमको बस थोड़ा उसके लिए फैंसी चीजों के लिए लिखवा रहा हूं, और कुछ भी नहीं है, है ना। तो इसका कैसे लिखोगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर लगाते हैं, ई के इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हम ऐसा यहां से लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी और क्या कर सकते हैं इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की इंटरसेक्शन ए, यहां से लिख सकते हैं ई के इंटरसेक्शन ए, कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, यहां से देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई के, गिवन ई के डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बाय ई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके। सिंपली किया क्या, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालते हैं। अपना इवेंट हो गया तो देखो फॉर्मूला वही बना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई हो चुका है, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी मतलब पता है। और ये वाला टर्म आपको क्या देता है? ये वाला टर्म याद करो क्या देता है? ये वाला टर्म आपको ये बताता है कि इवेंट ई इस रास्ते से, इवेंट ई के होने का इस रास्ते से कितना कंट्रीब्यूशन है, ये वाला टर्म आपको ये देता है, ओके, सिंपल। तो यहां पे देखो, इसको अगर जनरल भाषा में लिखे अपनी देसी लैंग्वेज में, तो ऐसा लिखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, P इज प्रोबेबिलिटी, ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, व्हाट, ऐसा लिखो। चलो रुको एक सेकंड, इसको मैं देसी लैंग्वेज में लिखता हूं तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी, ऐसा लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, what with the probability that E has occurred, and E has occurred from path, from path E के, ऐसा लिख दो, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E has occurred from path E के, ओके, E has occurred from path E के, ओके। What is the probability that E has occurred from path E के? और इसका क्या लिखेंगे? सिंपल, यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल क्या है, इवेंट ई के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके। और फिर यहां पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ
contribution of EK in E, EK in E, ओके, contribution of EK in E, ऐसा देसी लैंग्वेज में लिख दो, ओके। जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, P ऑफ E जब हम फाइंड करते हैं, P ऑफ E कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास 3 इवेंट है तो तीनों का कंट्रीब्यूशन लेते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, जैसे हमने लास्ट 2 एग्जांपल में किया। तो अगर आपको सिंपली ऐसा पूछा जाए कि भैया ये बंदा लेट पहुंच चुका है, या ऐसा बोला जाए जैसे फर्स्ट एग्जांपल था कि रेड बॉल, ध्यान से दोनों, हमने क्या बोला, रेड बॉल निकल चुका है, रेड बॉल आ गया, बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रेड बॉल बॉक्स बी से आया होगा, ओके ओके ओके, समझ में आया, ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, एक बार मुझे बता दीजिए। तो बस एक एग्जांपल करवाता हूं, बस हो जाएगा, फिर सेम एग्जांपल ही लेते हैं हम ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। ओके, समझ में आ गया ये थ्योरी व्योरी ये सब। अभी देखो एक सिंपल वो बस वाला ही मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि बस वाला एग्जांपल मैंने लिखवा दिया था, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिख देना, मैं बता रहा हूं उसमें क्या पार्ट ऐड करना है, ओके। बस वाले एग्जांपल में ही, बस वाला जो एग्जांपल था ना, वही उसी में ही हम बेस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखो एग्जांपल क्या था, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ओके। कौन सा सेकंड लास्ट स्टेप रॉन्ग है, ओके, कौन सा सेकंड लास्ट स्टेप रॉन्ग है, मुझे तो याद ही नहीं, ओके। चलो यहां पे देखो, अभी यहां पे अगर हम करेंगे, ओके, यहां पे सेकंड लास्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा था, मेरे को ही याद नहीं है, ओके। सेकंड लास्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, मुझे ही याद नहीं है, ओके। चलिए यहां पे देखो, अभी यहां पे देखो क्या करना है वो समझो। मैं आपको एग्जांपल नंबर जो हमने किसका किया था, हमने रेड बॉल का एग्जांपल किया था ना, वही देखो कैसे हो रहा है। रेड बॉल का एग्जांपल में, उसमें तुम नोटबुक में ऐड कर देना, है ना, नोटबुक में ऐड कर देना। क्वेश्चन क्या था, अ डाई इज रोल्ड एंड इफ आउटकम इज लेस देन 2 देन 1 बॉल फ्रॉम ए इज सिलेक्टेड, और इफ आउटकम इज 2 3 4 देन 1 बॉल from B is selected, otherwise one ball from C is selected, okay. if selected ball is red, okay, अभी उसमें लिखो, अभी क्वेश्चन में ऐड करो उसके बाद, ओके, वहां तक छोड़ दो, 1 ball from C is selected, लास्ट में जो मैंने लिखवाया था, then find the probability that selected ball is red, ओके। यहां पे देखो, अभी ऐसा लिखो, इफ आगे थोड़ा ऐड कर देना आगे, लास्ट लाइन हटा दो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो वाली लाइन हटा दो, ये ऐड कर दो। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it is drawn from bag B, बस हो गया एडिशन, ओके, फ्रॉम बैग बी, ओके, फ्रॉम बैग बी, ओके। ये लास्ट वाली लाइन जो मैंने लिखवाई थी ना, क्या लिखवाई थी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड। अभी यहां पे मैंने बोल दिया, हो गया रेड। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अभी ये आता है बेस थ्योरम में, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि जो रेड बॉल ड्रॉन किया हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेस थ्योरम का ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी, हम उल्टा जा रहे हैं, ओके। तो बेस थ्योरम का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ओके। पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और वो हमने निकाल लिया था, वो हमने क्या कर लिया था, निकाल लिया था, ओके। देखो रेड की प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये निकाली थी ना, 1/6 इंटू 3/10 प्लस 3/6
इंटू 4/10 प्लस 2/6 इंटू 5/10। ओके, ये हमने निकाली थी रेड की प्रोबेबिलिटी। अभी मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला याद हो नहीं हो मैं तुमको बता रहा हूं क्या करना है। पहले रेड की जो हमने क्या निकालनी है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो बॉल आया, ओके, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने क्या सिलेक्ट, बॉल बेग बी सिलेक्ट किया होगा, इवेंट ई हो चुका है, हमने मतलब रेड को सिलेक्ट कर दिया है। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर? यहां पे देखो हमने बेग बी को सिलेक्ट किया होगा, ओके, बेग बी को सिलेक्ट किया होगा और आर इवेंट हो चुका है। तो सबसे पहले नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे आर, जो रेड के आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, जो इवेंट आर है, रेड के निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूरा 1/6 इंटू 3/10 प्लस 3/6 इंटू 4/10 प्लस 2/6 इंटू 5/10। अभी इसमें देखो, ये रेड का जो हमने रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, इसमें देखो बेग बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो बेग बी का इतना कंट्रीब्यूशन था, उसको लिख दो यहां पे, कहां पे, न्यूमरेटर में। ओके, इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। आ गया सबका, 12/25 सबका आ रहा है। ओके, तो सिंपली आपको बेस थ्योरम ऐसे अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसका आंसर सबका यही आ रहा है, 12/25 आ रहा है सबका, एक बार मुझे बता दीजिए, 12/25 आ रहा है सबका। ओके, अभी एक और एग्जांपल देता हूं, वो लेट वाला। ऑफिस में क्या बोला है, ओके, ऑफिस वाले में देखो मैंने पूरा लिखवा दिया, लास्ट में जो सेंटेंस है ना, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस ऑफिस इन टाइम, उसको हटा दो। मैं अभी क्या ऐड करवा रहा हूं, नाउ इफ, ऐड कर देना ये वहां लाइन हटा के, इफ ही रीचेस द ऑफिस लेट, if he reaches the office late, what is the probability, what is the probability that what is the probability he used auto, what is the probability that he used auto, what is the probability that he used auto? ओके, अभी ऐसा मत बोल देना सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ही यूज्ड ऑटो एंड ट्रेन। ओके, ऑटो एंड, अरे ऑटो में बैठ गया, अभी ट्रेन में क्यों बैठेगा वो। ओके, पहले ही देख रहे हो मंदी चल रही है। इसमें सबका आंसर कितना आ रहा है भाई, 12/25। चलो 12/25। ओके, वेरी गुड, 12 इसका बताओ क्या आएगा आंसर, इसका बताओ क्या आएगा। ओके, इसका सिंपली किसका हमें निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशन, सिंपली किसका कंट्रीब्यूशन निकालना है, सिंपली हमें इधर किसका कंट्रीब्यूशन निकालना है, ऑटो का। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे याद नहीं है, 0.3 इंटू 0.2 प्लस 0.5 इंटू 0.7 प्लस 0.2 इंटू 0.2। ओके, अभी यहां पे बस ये टोटल प्रोबेबिलिटी है लेट पहुंचने की, हमें किसका कंट्रीब्यूशन देखना है, ऑटो का। ऑटो का इतना कंट्रीब्यूशन था 0.2 इंटू 0.2, इसका क्या आया आंसर, 4/65 या 4/45 भाई, 4/65 या 4/45, 4/45 या 4/65, जरा देख लो एक बार, 0.0889, 4/0.089, ओके, 0.089, खत्म। ओके, खत्म, डिसमिस। ओके, तो एक और अच्छा एग्जांपल था मेरे पास, एक और अच्छा एग्जांपल था मेरे पास पास होने का, लेकिन चलो अभी टाइम नहीं है, रहने दो उसको, वो मैं एग्जाम में पूछूंगा तुम लोगों से, है ना, वो एग्जाम में पूछूंगा, टेस्ट में जो असाइनमेंट टेस्ट होगा उससे पूछूंगा। ओके, तो एक इससे भी खतरनाक एग्जांपल था, वो छोड़ो, मैं टेस्ट में पूछूंगा तुम लोग, देखता हूं तुम लोग कैसे सोचते हो। ओके,
4/45 वेरी गुड। होमवर्क चाहिए, वो एक एग्जांपल लिखा हुआ है मेरे पास, होमवर्क चाहिए तो बोलो, दे देता हूं होमवर्क, फिर तुम लोग कर लेना। ओके तुम लोग कर लेना, कर मुझे आंसर बताना। होमवर्क चाहिए तो मैं दे देता हूं तुम लोगों को। ओके होमवर्क चाहिए तो मैं दे देता हूं तुम लोगों को, वो एग्जांपल तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके चलिए, ओके ओके मैं दे देता हूं होमवर्क में, तुम लोग कर देना, है ना। तुम लोग लॉजिक वॉजिक जो लगाना है लगाना, लेकिन वो सेम क्वेश्चन टेस्ट में भी आ सकता है, तो मैं तुम लोगों को आंसर देख लेना तुम लोग, ठीक है मैं देता हूं, है ना। ओके चलो ये होमवर्क में लिख लो। ओके होमवर्क में लिख लो, ये इसी पे ही बेस्ड है, बेस थ्योरम पे, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी आपका कवर हो जाएगा। ओके ओके चलो, लेट ए स्टूडेंट attempts let a student attempts a MCQ with a MCQ with इसमें यहाँ पे वन और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट, वन और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट, ये MSQ है बेसिकली। ओके वन और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट, तो यहाँ पे MSQ कर दोगे, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ही आइदर नोज द आंसर, ही आइदर नोज द आंसर, ही आइदर knows the answer, he either knows the answer or copies it or make a guess, or copies it or make a guess। okay make a guess, ओके मेक अ गेस। अभी दे दो, नोटबुक में नोट करते जाओ ना, विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3, 0.5 एंड 0.2, और कोई तो इसके पास ऑप्शन है ही नहीं। ओके या तो ये सही ऑप्शन क्या है, या तो ये सही ऑप्शन को मतलब और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है, या तो सही ऑप्शन टिक करेगा, या तो कहीं से कॉपी मारेगा, या तो गेस करेगा। ओके छोड़ना नहीं है इन छोटे को। एब्सोल्यूट also the probability that his answer is correct if he copies is 0.5, is 0.5। okay now it was found that his answer is correct, his answer is correct। find the probability, he knew the answer, find the probability that he knew the answer, तुम तो पहले पी निकाल दो, मतलब पी ए निकाल दो, आंसर वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर वही, मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी अगर तुम लोग निकाल पाओ तो। ओके अभी तुम लोगों के ओके चलो ये नोट कर लो, है ना, ये नोट कर लो, और तुम लोग 1 मिनट क्वेश्चन को रीड कर लो, और कुछ डाउट है तो मुझे बता दो, अगर कुछ डाउट है तो मैं हिंट दे सकता हूं, हिंट से तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके ये क्वेश्चन है, चलिए अरे टेंशन ही मत लो, तुम लोगों को भी इतनी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है ना प्रोबेबिलिटी में,
ये प्रोबेबिलिटी का कोई भी चाचा चाचा मामी मामा फूफा कुछ भी आ जाए तुम लोग क्वेश्चन बना लोगे ना, वो तुम लोग को एक्सपीरियंस होगा जब तुम शीट सॉल्व करोगे। अच्छा मुझे बताओ, सब लोगों ने कॉम्प्लेक्स का शीट खत्म कर दिया है तो मैं प्रोबेबिलिटी का शीट लगवाऊं? क्या कॉम्प्लेक्स का शीट खत्म हो गया है तो मैं प्रोबेबिलिटी का शीट अपलोड करवाऊं? क्योंकि अपना प्रोबेबिलिटी का समझ लो कॉम्प्लेक्स जो शीट है उसमें 150 क्वेश्चन है, उसमें से 70 80 90 क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ लिया उसके रिलेटेड ही है। ओके, और देखो रैंडम वेरिएबल्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिख सकते हैं शीट में आपको जो कि आपको नहीं करने, वो इसी वालों के लिए, वो रैंडम वेरिएबल्स में पढ़ते हैं ना, वो मैक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमको नहीं करने वो। अच्छा अभी इस पे स्टिकर भी लग गया है बोतल पे, दिलीप मेरे को भी लगाना पड़ेगा स्टिकर। ओके हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स का असाइनमेंट खत्म हो गया है ना, तो चलो मैं अभी आपको असाइनमेंट इसका करवाऊंगा, आज ही या कल सुबह तक मैं करवा दूंगा प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट। ओके चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, मैं वेट करता हूं, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। देखो यहाँ पे 3 बॉक्स है, मतलब 3 ऑप्शन है आपके पास इवेंट E1 की होने की, कि आप सही आंसर दोगे, आपको आंसर पता है, उसकी इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। आप कॉपी करोगे मतलब ऑप्शन 2 इवेंट 2 उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, आप गेस करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ओके अभी आप अगर आंसर आपको पता है, अभी अगर आपको आंसर पता है, आपको आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अभी अगर आंसर पता है तो आंसर तुम सही टिक करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। ओके चलो चलो फिर समझ में आ गया क्वेश्चन, कर लोगे इतना, कर लोगे क्वेश्चन? अरे बता दो क्वेश्चन बन रहा है तुम लोगों से, ट्राई करो। चलो मैं 2 मिनट खड़ा हूं, ट्राई करो, 2 मिनट में खड़ा हूं, ट्राई करो तुम लोग। कुछ डाउट है तो अभी मैं क्लियर कर देता हूं, कल मैं नहीं बताऊंगा ये, फिर डायरेक्ट टेस्ट में दिखेगा ये। ओके आंसर मैं बता देता हूं तुम लोगों को, चलो आंसर तुम लोग नोट कर लो, 0.5357। हाँ 3 इवेंट, गैस की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वही तो, नो की प्रोबेबिलिटी भी कहां है, नो की भी नहीं है। हाँ एक ही दिया है, अभी यही दिमाग लगाना है तुम लोगों को, यही दिमाग लगाना है, तो यही दिमाग लगाना है, लगाना दिमाग। ओके 2 की चीज नहीं दी है प्रोबेबिलिटी, वो तुमको इनडायरेक्टली मिल जाएगी, वो तुमको इनडायरेक्टली। ओके हाँ देखो शोर का 1 सही बोला, किसने? विकास ने सही बोला, विकास ने क्या, आपको पता है तुमको पहले तो तुम ये देखो यहाँ पे 3 चीजें क्या है, तुम्हारे तुमको आंसर पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और तुम कॉपी करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और तुम गेस करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2। अगर तुमको आंसर पता है, ध्यान से सुनो अभी लॉजिक इसमें देखो क्या, अगर तुमको आंसर पता है तो सही आंसर टिक करने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके तुमको अगर आंसर पता है, तुमको पता है सही आंसर टिक करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ओके तो पहले इवेंट का बीच वाला प्रोबेबिलिटी 1 दिया है, और गेस का तो कॉपी का तो अभी कॉपी का तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसलिए वहां पे कॉपी की भी प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है, कॉपी की भी प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है। ओके अभी बात आती है लास्ट वाले क्वेश्चन की, गेस एंड करेक्ट का सेम कैसे हो सकता है? गेस का तो कुछ भी हो सकता है, गेस का नहीं 1 नहीं आएगा, गेस का 1 नहीं आएगा। ओके गेस का तुम लोगों ने नो की 1 निकाली, ठीक है, कॉपी की 0.5, गेस का देखो क्या होगा। अभी देखो मैं तुमको ट्रिक बता, हो गया 16, अब इतना कर लिए हो तो देखो MSQ है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ओके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, अभी गेस में देखो वो क्या कर सकता है, गेस में कितने ऑप्शन अवेलेबल है, उसको गोला तो करना ही है, तो गेस में उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है बताओ मुझे, गेस में उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? ओके गेस में उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? अगर मैं तुमको बोलूं कि इन मेरे को इसको फिल करना है, मैं एक तरीके से भी कर सकता हूं या एक से ज्यादा तरीके से भी कर सकता हूं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे बताओ जरा।
नो की वन, वेरी गुड, नो की वन होगी, सही है, नो की वन कॉपी की दी गई है। ओके, और मुझे बताओ, अभी यहां से बताओ, एक एमएसक्यू है, एमसीक्यू भी बोल सकता है, एमसीक्यू है तो फिर वन और मोर ऑप्शंस, अगर एमएसक्यू लिखा हुआ है तो ये नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन जनरली एमसीक्यू लिखा होता है फिर ये सेंटेंस लिखा होता है। ओके, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर एटलीस्ट ये हमने किया था, याद करो हमने एक एमसीक्यू वाला करेक्ट सीक्वेंस वाला 10 वाला किया था, अगर तुम्हारे पास एक एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू है तो टोटल तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? अभी इसको भरोगे या नहीं भरोगे, दो बात, इसको भरोगे या नहीं भरोगे, दो, इसको भरोगे या नहीं भरोगे, दो, मतलब टोटल कितने केस हुए? 16 केस हुए। 16 में एक केस वो भी आएगा जिसमें चारों के चारों क्या हो जाएंगे? खाली हो गए, वो भी एक केस आ गया, लेकिन हमें खाली नहीं छोड़ना है, उसको आंसर तो देना ही है। तो टोटल कितने होंगे अपने? 15 केस हो जाएंगे। कितने? 15 हो जाएंगे। वो अभी मतलब ऐसे नहीं तुम बोलो सर 2 तो 16 होता है, -1 कैसे कर दिया? तो 15, जब वो गेस करेगा तो उसके पास 15 ऑप्शंस अवेलेबल है। जब वो गेस करेगा उसके पास 15 ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन वो जब गेस कर रहा है उसके पास 15 ऑप्शन अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सही गेस करेगा? इन 15 में से एक ही सही होगा। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/15। तो गेस वाले की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 1/15। कितनी होगी? 1/15। ओके, समझ में आया? यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। ओके, समझ में आई ये बात? समझ में आई? देखो, हाँ सही है। गेस करने, जब वो गेस करने जा रहा है, फिल तो उसको करना ही है भाई, है ना, फिल तो करना ही है। जब वो गेस करने जा रहा है तो गेस करने जा रहा है तो उसके पास कितने ऑप्शन है? 15 ऑप्शन है, क्योंकि एक भी भर सकते हैं या एक से ज्यादा भी भर सकते हैं, है ना, एक भी भर सकते हैं, एक से ज्यादा भी भर सकते हैं, इसलिए क्या है मेरे पास? 15 ऑप्शन है। ओके, 15 ऑप्शन है, 15 ऑप्शन है। ओके, एक भी भर सकते हैं या एक से ज्यादा भी भर सकते हैं, इसलिए या तो एक भरेगा या तो दो भरेगा या तो तीन भरेगा। अभी वो तीन में भी ऑप्शन है, पहले के दो भरेगा या लास्ट के दो भरेगा, इसलिए टोटल कितने केस होंगे? 15 केस होंगे। तो 16 केस, उसमें से एक हमने माइनस किया। कौन सा माइनस किया? कि सारे के सारे जो ब्लैंक छोड़ देगा वो। तो 15 केस आ गए, लेकिन इन 15 में से अगर वो गेस करेगा तो हमें पता है 15 में से एक ही करेक्ट है, तो वो जब गेस कर रहा है तो आंसर सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/15, क्योंकि 15 में से हमारा फेवरेबल केस 1 है। अभी तुमको गेस की प्रोबेबिलिटी मिल गई, नो की 1 और कॉपी की 0.5 दे दी। कॉपी की 0.5 उसको देना ही पड़ेगा। कॉपी तो मतलब तुम, वो दूसरे से कर रहा है ना, वो दूसरे से कॉपी कर रहा है, अभी उसने सही आंसर लिखा है कि नहीं हमको क्या मालूम। ओके, अभी तुम लोग ये कर देना, हो जाएगा। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिनेरियो। ओके, पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ओके, तो आई थिंक आज का सेशन आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट इंजॉयमेंट। ओके, और ज्यादा फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको एज अ फॉर्मेलिटी सारे लिखवा रहा हूँ। कल को बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं बेस थ्योरम का क्या होता है, आपने वो फॉर्मली तो लिखवाया ही नहीं। ओके, तो सब हो गया खत्म, प्रोबेबिलिटी 50% खत्म, मतलब प्रोबेबिलिटी खत्म। कल से हम चालू करेंगे स्टेटिस्टिक्स का पार्ट, दैट इज स्टेट्स। और कल हम चालू करेंगे बेसिक में स्टेट्स का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे कल। क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है वो हम कल देखेंगे। परसों का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? परसों के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और अपना बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर उसके बाद उसी लेक्चर में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए। ओके, तो हम यहीं पे सेशन को सॉल्व ही हो गया। ओके, सॉल्व ही हो गया ना, तो हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। और मैं डबल ई वालों को एक बात बोलना चाहता हूं कि डबल ई में इस साल एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है टॉपिक प्रोबेबिलिटी में, आपने पढ़ा होगा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ओके, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। वो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन लास्ट ईयर ही एड हुआ है और लास्ट ईयर उससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस साल मैं आपको पढ़ाऊंगा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। पता चला इस बार आएगा इस चैप्टर पूरे प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स को मिला के आएगा एक ही क्वेश्चन, ज्यादा यही पॉसिबिलिटी है। बहुत कम होता है कि दो क्वेश्चन आते हैं। ओके, लेकिन कल को आ गया तुम लोग तो मेरे ही गले पड़ जाओगे। ओके, तो चलो मैक्सिमम 5 तारीख तक, अगर 5 तारीख तक खत्म हो जाएगा अपना जो मेरा पार्ट है, उसके बाद अगर कोरिलेशन और एनालिसिस बच जाता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन बच जाता है, जो कि आईएन और डबल ई वालों को पढ़ना है, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वो मैं संडे को लेक्चर लूंगा या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर शाम को 4 बजे। धन्यवाद, गुड नाइट।